आज की क्लास इतिहास के बारे में है और इसमें हम पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक विशेषताएं और उनका इतिहास पर प्रभाव। भूगोल का इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा है इसके बारे में सीखेंगे। हमारा इसका सीखने का मकसद होगा इस वीडियो को देखने के बाद बच्चे इन बातों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। भारत की भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं, हिमालय पर्वत और भारतीयों पर उनका प्रभाव और इतिहास पर उनका प्रभाव क्या है। हिमालय पर्वत का, गंगा के मैदान का भारतीय इतिहास और भारतीयों के जीवन में उसकी भूमिका। दक्षिणी प्रायद्वीप और दक्षिणी प्रायद्वीप और दक्षिण भारतीयों पर इसका प्रभाव और इतिहास। भारत की विविधता में एकता। ये सब आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, आमतौर पर कहा जाता है कि इतिहास की दो आंखें होती हैं, एक कालक्रम और दूसरा भूगोल। दूसरे शब्दों में, समय और स्थान ऐतिहासिक प्रक्रिया को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण कारक है। विशेष रूप से किसी देश का भूगोल काफ़ी हद तक उसकी ऐतिहासिक घटनाओं को निर्धारित करता है। भारत का इतिहास इसके भूगोल से भी प्रभावित है। इसलिए भारतीय भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन इसके इतिहास को बेहतर समझ प्रदान करता है। भारतीय उपमहाद्वीप एक सुपरिभाषित भौगोलिक इकाई है। इसे तीन प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है: हिमालय पर्वत, सिंधु गंगा के मैदान और दक्षिण प्रायद्वीप। इस भारतीय उपमहाद्वीप को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 है हिमालय पर्वत, दूसरा है सिंधु गंगा के मैदान और तीसरा है दक्षिण प्रायद्वीप। इस उपमहाद्वीप में 5 देश हैं। ये अकेला भारत के बारे में बात नहीं है। जब भारत उपमहाद्वीप की बात होती है तो 5 देशों की बात होती है: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। भारत उनमें सबसे बड़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की संख्या 125 करोड़ से अधिक है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है। भारत के सुदूर उत्तर पश्चिम में पामीर से शुरू होकर शक्तिशाली हिमालय श्रृंखला उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। इसकी लंबाई लगभग 2560 किलोमीटर और औसत चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के नाम से जानी जाती है, जिसकी ऊंचाई 8869 मीटर है। ये एक प्राकृतिक दीवार के रूप में कार्य करता है और साइबेरिया से मध्य एशिया के मध्य चलने वाली ठंडी आर्कटिक हवाओं से देश की रक्षा करता है। इससे पूरे वर्ष उत्तरी भारत की जलवायु काफ़ी गर्म रहती है। हिमालय क्षेत्र सर्दियों में अधिक दुर्गम रहता है और आमतौर पर बर्फ से ढका रहता है। लंबे समय से ये माना जाता था कि भारत में आक्रमणों से बचाने के लिए हिमालय एक प्राकृतिक बाधा के रूप में खड़ा है, लेकिन खैबर, बोलान, कुर्रम और गोमल जैसे उत्तर दक्षिणी पहाड़ों के दर्रों ने भारत और मध्य एशिया के बीच आसान मार्ग प्रदान किए। ये दर्रे हिंदुकुश, सुलेमान और कीर्थर पर्वतमाला में स्थित है। प्रागैतिहासिक काल के ही इन दर्रों से यातायात का निरंतर प्रवाह होता रहा है। इन दर्रों में कई लोग आक्रमणकारी और अप्रवासी के रूप में भारत आए। इंडो आर्यन, इंडो ग्रीक, पार्थियन, शक, कुषाण, हूण और तुर्क इन दर्रों से भारत में प्रवेश करते थे। इस क्षेत्र में स्वात घाटी ने एक और महत्वपूर्ण मार्ग बनाया। मैसेडोनिया का सिकंदर इसी मार्ग से भारत आया था। आक्रमणकारी सेनाओं के अलावा मिशनरी और व्यापारी इन मार्गों का उपयोग करके भारत आए। इसलिए उत्तर पश्चिमी पहाड़ों में इन दर्रों ने व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक संपर्कों को भी सुविधाजनक बनाया। ये हुई बात हिमालय के बारे में। अब है मध्य एशिया और भारत के बारे में जानेंगे। कश्मीर के उत्तर में काराकोरम पर्वतमाला है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट गॉडविन ऑस्टिन यहीं स्थित है। हिमालय का ये भाग और इसके दर्रे सर्दियों में ऊंचे बर्फ से ढके रहते हैं।
गिलगित के रास्ते काराकोरम राजमार्ग मध्य एशिया से जुड़ा है, लेकिन इस मार्ग से संचार बहुत कम था। कश्मीर की घाटी ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है, हालांकि यहाँ कई दर्रों से होकर पहुंचा जा सकता था। कश्मीर घाटी अपनी परंपरा और संस्कृति के लिए अद्वितीय बनी हुई है। नेपाल भी हिमालय की तलहटी में एक छोटी सी घाटी है और यहाँ गंगा के मैदानी इलाकों से कई दर्रों से होकर पहुंचा जा सकता है। पूर्व में हिमालय असम तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण पर्वत पेटकोई, नागोई तथा लुसाई पर्वतमाला है। भारी बारिश के कारण ये पहाड़ियाँ घने जंगलों से ढकी रहती है और अधिकतर दुर्गम रहती हैं। पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ों को पार करना कठिन है और इस क्षेत्र के कई हिस्से अपेक्षाकृत अलग थलग बने हुए हैं। अब बात करते हैं सिंधु गंगा मैदान की। हिमालय की बात कर ली हमने और भारत और मध्य एशिया की बात कर ली। अब सिंधु गंगा मैदान का क्या प्रभाव है भारत के ऊपर, ये देखते हैं। सिंधु गंगा मैदान की सिंचाई 3 महत्वपूर्ण नदियाँ गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र से होती है। ब्रह्मपुत्र ये यहाँ पर चलो मैं बताती चलूँ। ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जिसका नाम पुरुष के नाम पर रखा गया है, वरना सभी नदियों के नाम लेडीज़ है, यानी कि औरतों के नाम पर रखे गए हैं। ये ब्रह्मपुत्र पुरुष के नाम पर है। नदियों और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के कारण यह विशाल मैदान सर्वाधिक उपजाऊ और उत्पादक है। सिंधु नदी हिमालय से निकलती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास है। सिंधु नदी प्रणाली से पंजाब के मैदानों का लाभ होता है। पंजाब के मैदानों को लाभ होता है। पंजाब शब्द का शाब्दिक अर्थ है 5 नदियों की भूमि। सिंधु की निचली घाटी पर स्थित है। सिंधु का मैदान अपनी उपजाऊ मिट्टी के लिए जाना जाता है। थार रेगिस्तान और अरावली पहाड़ियाँ सिंधु और गंगा के मैदान के बीच स्थित है। माउंट आबू अरावली पहाड़ियों का सबसे ऊंचा स्थान 5650 फीट है। गंगा नदी हिमालय से निकलती है और दक्षिण की ओर बहती है और फिर पूर्व की ओर बहती है। यमुना नदी लगभग गंगा के समांतर बहती है, फिर उसमें मिल जाती है। इन दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है, अर्थात 2 नदियों के बीच की भूमि। आब होता है पानी, दो मतलब दो नदियों यानी कि 2 पानी के बीच की भूमि, यानी कि 2 नदियों के बीच की भूमि, 2 नदियों के बीच की भूमि। भारत के पूर्व में गंगा का मैदान ब्रह्मपुत्र मैदान में विलीन हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से निकलती है और तिब्बत से होकर बहती है और फिर पूर्वोत्तर भारत के मैदानी इलाकों से होकर गुजरती है। मैदानी इलाकों में यह एक विशाल लेकिन धीमी गति से चलने वाली नदी है जो कई द्वीपों का निर्माण करती है। सिंधु गंगा के मैदान ने शहरी केंद्रों के उदय में योगदान दिया है, विशेषकर नदी तटों पर नदियों के संगम पर। हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी में फली फूली। कहाँ पर? हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी में फली फूली। वैदिक संस्कृति पश्चिम गंगा के मैदान में समृद्ध हुई। वैदिक संस्कृति पश्चिमी गंगा के मैदान में समृद्ध हुई। बनारस, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली और पाटलिपुत्र गंगा के मैदान के कुछ महत्वपूर्ण शहर है। इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया है, तो यहाँ पर प्रयागराज समझ लें। पाटलिपुत्र शहर सोन नदी और गंगा के संगम पर स्थित था। पाटलिपुत्र शहर कहाँ स्थित था? सोन नदी और गंगा के संगम पर स्थित था पाटलिपुत्र शहर। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र मौर्य, शुंग, गुप्त और अन्य राज्यों की राजधानी रहा था। गंगा के मैदान के पश्चिमी किनारे पर सबसे महत्वपूर्ण शहर दिल्ली है। भारतीय इतिहास की अधिकांश निर्णायक लड़ाइयाँ जैसे कुरुक्षेत्र, तराइन और पानीपत दिल्ली के पास लड़ी गई। साथ ही ये मैदान अपनी उर्वरता और उत्पादक संपदा के कारण हमेशा विदेशी आक्रमणकारियों के लिए प्रलोभन और आकर्षण का स्रोत रहा है। महत्वपूर्ण शक्तियों ने इन मैदानों और घाटियों पर कब्जा करने के लिए लड़ाई लड़ी। विशेष रूप से गंगा यमुना दोआब सबसे अधिक प्रतिष्ठित और विवादित साबित हुआ, क्योंकि ये गंगा और यमुना का दोआब जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ था।
तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा विवादित था, सब इस पर कब्जा करना चाहते थे। तो विदेशी आक्रमणकारी आते थे, वो इस पर कब्जा करना चाहते थे। गंगा यमुना दोआब पर, यानी कि गंगा यमुना के बीच का जो मैदान था। इस क्षेत्र की नदियां वाणिज्य और संचार की धमनियों के रूप में कार्य करती थी। इसका मतलब है जो इस क्षेत्र में जो नदियां थी वो वाणिज्य और संचार की धमनियों के रूप में, यानी कि नसों के इसके जैसे शरीर में खून होता है ना, और उसमें उनकी धमनियों में खून चलता है, मतलब उसके रूप में कार्य करती थी। ये प्राचीन समय में सड़कें बनाना कठिन था, इसलिए लोगों और सामग्री को नाव में ले जाया जाता था। संचार के लिए नदी का महत्व ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों तक बना रहा। पहले सड़कें बनाना बहुत कठिन था, सड़कें वड़कें होती नहीं थी, तो नदियों से ही जाते थे। तो इसीलिए ये नदियाँ धमनियों का कार्य करती थी वाणिज्य के लिए भी, यानी वाणिज्य मतलब व्यापार, और संचार मतलब यातायात वगैरह। दक्षिणी प्रायद्वीप, अब ये हो गई मैदान की बात। अब हमने कितने पहलुओं की बात की थी? भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर हिमालय पर्वत की बात हो गई, गंगा के मैदान की बात हो गई। अब दक्षिणी प्रायद्वीप की बात होगी। तो दक्षिणी प्रायद्वीप के बारे में पढ़ते हैं, चलो। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदियों के साथ मिलकर उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच बड़ी विभाजन रेखा बनाते हैं। विंध्य पर्वत दक्षिण के पठार के नाम से जाना जाता है। इसमें ज्वालामुखी चट्टानें शामिल हैं जो उत्तरी पहाड़ों से अलग हैं। चूँकि चट्टानें आसान होती हैं, काटने के लिए आसान होती हैं, हमें दक्कन में चट्टानों का काटकर बनाए गए कई मठ और मंदिर मिले। दक्कन का पठार पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है। कोरामंडल तट पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। पश्चिमी घाट अरब सागर के साथ साथ चलता है और इसके बीच की भूमि को गोवा तक, कोंकण और उसके आगे कनारा के नाम से जाना जाता है। सबसे दक्षिणी भाग मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट में जुन्नार, कन्हेरी और कारले जैसे दर्रे व्यापार मार्गों को पश्चिमी बंदरगाहों से जोड़ते थे। दक्कन का पठार उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता था। हालांकि विंध्य पर्वत के घने जंगल इस क्षेत्र को उत्तर से अलग थलग कर देते हैं। इस भौगोलिक अलगाव के कारण दक्षिणी प्रायद्वीप में भाषा और संस्कृति लंबे समय तक संरक्षित है। दक्षिणी छोर पर प्रसिद्ध पालघाट दर्रा बना हुआ है। ये कावेरी घाटी से मालाबार तट घाटों के पार जाने का मार्ग है। पालघाट दर्रा प्राचीन काल से भारत रोमन व्यापार के लिए महत्वपूर्ण मार्ग था। अनाईमुड़ी दक्षिणी प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। डोडापेटा पश्चिमी घाट की एक और सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट की एक अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी। देखो, आप जानते हो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, इंडिया में K2 है, कंचनजंगा बोलते हैं जिसको। लेकिन दक्षिणी प्रायद्वीप की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अनाईमुड़ी है, और एक है डोडापेटा, पश्चिमी घाट की एक और सबसे ऊंची चोटी है। अब आप सोचोगे कि डोडापेटा भी हो है और अनाईमुड़ी भी। देखो, अनाईमुड़ी दक्षिणी प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और डोडापेटा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दक्षिणी प्रायद्वीप की अनाईमुड़ी और दक्षिणी प्रायद्वीप की अनाईमुड़ी और पश्चिमी घाट की डोडापेटा, ये सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट बहुत ऊंचे नहीं हैं और बंगाल की खाड़ी में नदियों के पूर्वी प्रवाह के कारण कई खुले स्थान हैं। अरिकमेडु, मामल्लपुरम और कावेरीपट्टनम के बंदरगाह शहर कोरामंडल तट पर स्थित थे। दक्षिण प्रायद्वीप की प्रमुख नदियां लगभग समानांतर बह रही है। महानदी प्रायद्वीप के पूर्वी छोर पर है।
नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो पूर्व से और पश्चिम की ओर बहती हैं। गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी जैसी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ये बात आप याद रखना। नर्मदा और ताप्ती जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी जैसी अन्य नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती उल्टा बहती है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी ये जो अन्य ऐसी नदियाँ हैं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ये नदियाँ पठार की उपजाऊ चावल उत्पादक मिट्टी बनाती है। पूरे इतिहास में कृष्णा और तुंगभद्रा, रायचूर 2 आप बनता है जहाँ के बीच का क्षेत्र दक्षिण के प्रमुख राज्यों के बीच विवाद का विषय बना रहा। इन दोनों नदियों द्वारा निर्मित डेल्टाई मैदान 7 वाहनों के अधीन अधिक मुख्य प्रसिद्ध हुए। अनेक कस्बे और ईसा के आरंभ में इन मैदानों में बंदरगाहों का विकास हुआ। कावेरी डेल्टा सुदूर दक्षिण में एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का गठन करता है। ये चोल शक्ति का केंद्र बन गया। कावेरी बेसिन अपनी समृद्ध परंपरा, भाषा और संस्कृति के साथ प्राचीन काल से ही समृद्ध रहा है। चूँकि दक्षिण प्रायद्वीप को लंबी तटरेखा का उपहार प्राप्त है, इसलिए इस क्षेत्र के लोगों ने समुद्री गतिविधियों में गहरी रुचि ली। प्राचीन काल से ही समुद्री मार्गों के माध्यम से बहुत सारा व्यापार और वाणिज्य चलता रहा है। पूर्व में समुद्री जावा, सुमात्रा, बर्मा और कंबोडिया जैसे देशों तक पहुँचे। व्यापार के अलावा उन्होंने दुनिया के इन हिस्सों में भारतीय कला और धर्म और संस्कृति का प्रचार किया। दक्षिण भारत और ग्रीक रोमन के बीच व्यावसायिक संपर्क, सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ देशों का विकास हुआ। अब यहाँ तक बात हो गई। 5वां लास्ट टॉपिक है हमारा, भारत विविधता में एकता की भूमि। प्राचीन भारत का इतिहास दिलचस्प है, क्योंकि भारत कई जातियों का मिश्रण करने वाला बर्तन साबित हुआ। प्री आर्यन, इंडो आर्यन, यूनानी, सीथियन, हूण, तुर्क आदि ने भारत को अपना घर बनाया। सब आए और यहीं बस गए। प्रत्येक जातीय समूह ने भारतीय संस्कृति के निर्माण में अपना योगदान दिया। ये सभी लोग एक दूसरे के साथ इतने घुल मिल गए कि वर्तमान में उनमें से किसी को भी उनके मूल रूप में पहचाना नहीं जा सका। विभिन्न संस्कृतियाँ युगों युगों तक एक दूसरे के साथ घुलती मिलती रही। वैदिक ग्रंथों में कई पूर्व आर्यन और द्रविड़ियन शब्द पाए जाते हैं। इसी प्रकार संगम साहित्य में कई पाली और संस्कृत शब्द आते हैं। प्राचीन काल से ही भारत अनेक धर्मों की भूमि रहा है। प्राचीन भारत में हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म इंडिया से ही चले हैं, भारत से ही चले हैं, लेकिन ये सभी संस्कृतियाँ और धर्म एक दूसरे में घुल मिल गए। हालांकि भारतीय लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और अलग अलग व्यवहार करते हैं। धर्म और विभिन्न सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए वे पूरे देश में जीवन की कुछ सामान्य शैलियों का पालन करते हैं। इसलिए हमारा देश इतनी विविधता के बावजूद गहरी अंतर्निहित एकता को दर्शाता है। वास्तव में प्राचीन लोग एकता के लिए प्रयासरत थे। वे विशाल उपमहाद्वीप को एक भूमि के रूप में देखते थे। भरत नामक एक प्राचीन जनजाति के नाम पर पूरे देश को भारतवर्ष या भरत की भूमि का नाम दिया गया था। हमारे प्राचीन कवि, दार्शनिक और लेखक देश को एक अभिन्न इकाई के रूप में देखते थे। इस प्रकार की राजनीतिक एकता मौर्य और गुप्त साम्राज्य के दौरान कम से कम 2 बार प्राप्त हुई थी। भारत की एकता को विदेशियों ने भी मान्यता दी। वे सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों के संपर्क में आए और इसलिए उन्होंने पूरे देश का नाम इस नदी के नाम पर रखा। हिंद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द सिंधु से हुई है। कालांतर में इस देश को ग्रीक में इंडिया और फारसी और अरबी भाषाओं में हिंद कहा जाने लगा। देश की भाषाई और सांस्कृतिक एकता के लिए युगों युगों तक प्रयास किए गए। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राकृत भाषा देश की सामान्य भाषा के रूप में कार्य करती थी।
भारत के अधिकांश भाग में अशोक के शिलालेख प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। साथ ही प्राचीन महाकाव्यों, रामायण और महाभारत का अध्ययन पूरे देश में समान उत्साह और भक्ति के साथ किया जाता था। मूल रूप से संस्कृत में रचित ये महाकाव्य विभिन्न स्थानीय भाषाओं में प्रस्तुत किए गए। हालांकि भारतीय सांस्कृतिक मूल्य और विचार अलग अलग रूपों में व्यक्त किए गए, लेकिन सार पूरे देश में एक ही रहा। इसलिए भारत एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक समाज बनकर उभरा है। हालांकि भारतीय समाज की अंतर्निहित एकता और अखंडता और बहुलवादी चरित्र ही देश के विकास की वास्तविक ताकत बने हुए हैं। अब आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं, आप सही उत्तर बताना। मैसेडोनिया का सिकंदर किसके माध्यम से भारत आया था? दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? गंगा नदी कहाँ से निकलती है? दक्षिण प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है या पश्चिम से पूर्व की ओर? इन क्वेश्चंस के आंसर दें। और इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको समझ आ गई होगी, मैंने इसके बारे में बात की है। भारत की भौगोलिक विशेषताएं, 5 टॉपिक के बारे में बात की गई है। भारत की भौगोलिक विशेषताएं, हिमालय पर्वत और भारतीयों पर उनका प्रभाव और भारतीय इतिहास पर हिमालय का प्रभाव, गंगा के मैदान और भारतीय इतिहास में उनकी भूमिका, और चौथा पॉइंट था दक्षिणी प्रायद्वीप और दक्षिणी भारतीय पर इसका प्रभाव और इतिहास, और 5वां था भारतीय विविधता में एकता। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस वीडियो में कुछ कमी हो, स्पीड में कुछ कमी हो, या आप समझाने में किसी तरीके से आपको समझने में दिक्कत हुई हो तो मैं सुधार करने की कोशिश करूँगी। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।